हाँ, नमस्ते बच्चों। देखो, आज अपनी स्टार्ट हो रही है यूनिट फोर्थ का नाम है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। रासायनिक बलगतिकी है क्या? रसायन के अंतर्गत बलगतिकी कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, और उस रासायनिक अभिक्रिया की दर, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के हमें वेग और क्रिया विधि का अध्ययन अगर करना है तो उसे हम कहते हैं बलगतिकी, काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। कोई रासायनिक अभिक्रिया होने में कितना उसका वेग क्या है, उसकी दर क्या है, उसकी गति क्या है। अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की गति या अभिक्रिया का वेग एक ही बात है। तीन शब्द हैं, तीन में से कोई भी यूज कर सकते हैं। वो अभिक्रिया की क्रिया विधि माने अभिकारक उत्पाद में बदलने में कितना समय लग रहा है, क्या उसका वेग है, वेलोसिटी उसकी क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है। वो अभिक्रिया की क्रिया विधि, अभिक्रिया कैसी है, उसके प्रत्येक स्टेप के बारे में जानकारी। ठीक है। कि जैसे आप अपने घर से लेकर के वो कोचिंग तक आए तो आपको आने में कितना समय लगा, आपका वेग क्या रहा। ठीक है। आप कहाँ रुके, फिर आपने किस स्पीड से आए, फिर आप स्टॉप हुए, फिर आप किसे, तो आपके घर से उस कोचिंग तक आने में क्या समय रहा, इसका अध्ययन। और आप किन किन रास्तों से आए, कैसे कैसे आए, रुक करके आए, तेजी से आए, फिर धीमे से, तो ये कहलाती है क्रिया विधि, मैकेनिज्म। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर और रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, इन दोनों का अध्ययन रसायन की जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया तुम लोग जानते ही हो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, तीसरा पदार्थ बनाते हैं, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो C+O2 इट गिव्स CO2, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया माने जिसमें कोई चीज आपस में मिल रही या टूट रही और नई चीज में बदल रही, तो वो कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल चेंजिंग। ठीक है। जैसे मान लो आप कोई चीज याद कर रहे, तो याद कर रहे और फिर आपको याद हो गई, तो पहले नंबर याद कर रहे वो हो गया कच्चा सामान, और जब याद हो गया तो फिर वो हो गया पका हुआ सामान। तो इस तरह से ये कहलाते हैं अभिकारक, इन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो बनते हैं ये कहलाते हैं उत्पाद। अभिकारक का ही दूसरा नाम है क्रियाफल। ठीक है। सॉरी, क्रियाकारक, और जे कहलाते हैं, इनका दूसरा नाम है क्रियाफल। क्रिया के बाद जो फल प्राप्त होता है, अभिकारक कह दो इस तरफ के, या क्रियाकारक कह दो, तो इस तरफ के उत्पाद या क्रियाफल कह दो। तीर के इस तरफ के माने जो कच्चा सामान है, कच्चा मटेरियल है, वो अभिकारक या क्रियाकारक कहलाता है। और रिएक्शन के बाद, परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के बाद जो बनता है वो उत्पाद या क्रियाफल कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो इन दोनों में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हो, इन दोनों में से, क्योंकि इस अध्याय में तीन शब्द बार बार मिलेंगे: रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक उत्पाद, या क्रियाकारक क्रियाफल, ये तीन शब्द। तो जब भी तुम सुनते हो रासायनिक अभिक्रिया या केवल अभिक्रिया या केवल क्रिया, तो तुम्हारे दिमाग में एक इस टाइप की इमेज आ जानी चाहिए कोई, कि अच्छा माने अभिकारक मिलकर के उत्पाद बना रहे। जब अभिकारक शब्द को पढ़ते हो तो तुम्हारे दिमाग में इमेज इस तरफ की आ जानी चाहिए, तीर के निशान की बाईं तरफ की। उत्पाद या क्रियाफल का नाम जब भी पढ़ते हो, सुनते हो, तो इस तरफ की, अच्छा कच्चे पदार्थ रिएक्ट होने के बाद में जो प्राप्त हो गया वो उत्पाद या क्रियाफल। ठीक है। तो इस तरह से ये तुम्हें मिलेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। जो वेग है, तो वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार,
तो वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती है। ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, नॉलेज वाले। एक होती है तीव्र अभिक्रियाएं, दूसरी होती है मंद अभिक्रियाएं, और तीसरी होती है मध्यम अभिक्रियाएं। तीव्रगामी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनके होने में कुछ ही समय लगता है, माने जो तुरंत हो जाती है, वे कहलाती हैं तीव्र अभिक्रियाएं। जैसे दृष्टि का बनना, अपन लोग जो कुछ देख रहे हैं, अपनी किसी पर नजर डली और तुरंत आपको दिखने लगती है, दृष्टि का बनना, वो रेटिना पर जाकर के तुरंत उसका प्रतिबिंब बन जाता है, सब कुछ मैसेज ट्रांसफर हो जाती है, पहचान लेती है। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, ये क्या है? तीव्रगामी अभिक्रियाएं हैं। बारूद का जलना, जैसे तुरंत आग लगेगी तुरंत जल जाएगी, ये तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मंद अभिक्रियाएं जिनके होने में घंटों, दिनों, महीनों, वर्षों का समय लगता है, ठीक है, वे कहलाती है मंद अभिक्रियाएं। जैसे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना एक मंद अभिक्रिया है। सीमेंट का जमना एक मंद अभिक्रिया है। मध्यम अभिक्रियाएं, इन अभिक्रियाओं का जो वेग होता है वो वेग इनके बीच में होता है, माने ना तो ये बहुत तीव्र गति से होती है और ना ही बहुत धीमी गति से होती है, बल्कि इनका वेग मध्यम होता है। इन अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन लैब में किया जाता है। तो इसके अंतर्गत 3 एग्जाम्पल है। जैसे एक तो है एस्टर का जल अपघटन, जी बार बार रिएक्शन मिलेगी तुम्हें। एस्टर माने CH3COO-C2H5, इसका जल अपघटन HOH, इसके साथ इसकी क्रिया होगी तो बनेगा CH3COOH एसिटिक अम्ल और C2H5OH, JOH मिल गया और H इससे मिल गया, तो ये एक मध्यम अभिक्रिया है, एस्टर का जल अपघटन कहलाता है। फिर दूसरा उदाहरण मध्यम अभिक्रिया का है शर्करा का प्रतीपन, इन्वर्टेशन ऑफ शुगर। तो C12H22O11, इसकी जल के साथ जब क्रिया होती है जाइमेज इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो बनता है क्या? C6H12O6 और C6H12O6, यानी एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। ये भी एक मध्यम अभिक्रिया है। फिर अमोनियम नाइट्राइट, टा अंत में टा टमाटर का, NH4NO2, इसका अगर अपघटन कर दिया जाए तो ये भी एक मध्यम अभिक्रिया है, ठीक है। इस तरह से ये मध्यम अभिक्रिया में देखना है, ये बार बार मिलती है। जिस शर्करा का प्रतीपन कहलाता है या इन्वर्टेशन, ये कहलाता है एस्टर का जल अपघटन। ये भी शर्करा का जल अपघटन ही है, इसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज बन रहा है, इसमें एस्टिक अम्ल की मदद है, और ये टूट जाता है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड में और उसमें जल में और नाइट्रोजन में टूट जाता है जी, N2 में और H2O में बदल जाता है, ठीक है जी। इधर 2 का ये टूट जाता है इस तरह से, ठीक है। 2 नाइट्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, इस तरह से ये मध्यम अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये वेग के आधार पर अभिक्रियाएं हो गई। अब है महत्वपूर्ण चीज, अभिक्रिया दर। अभिक्रिया दर क्या है? तो इकाई समय में, एकांक समय में अभिकारकों अथवा उत्पादों के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, इकाई समय में, एकांक समय में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 घंटे में, 1 दिन में, उसके अनुसार निकालो। एकांक समय माने 1 सेकंड में, 1 मिनट में भी कह सकते हैं। एकांक समय में अभिकारकों अथवा उत्पादों के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं अभिक्रिया की दर, ठीक है। वो अभिक्रिया दर यानी अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो अभिक्रिया जो दर है उसका एक सूत्र याद रखना पड़ता है, उसी से परिभाषा और मात्रक याद हो जाती है। अभिक्रिया दर बराबर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल,
यानी समय, यानी सांद्रण बटे समय। अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया की गति बराबर होता है अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय। इसी से परिभाषा बन जाती है। समय है तो एकांक समय यानी इकाई समय में, अभिकारकों अथवा उत्पादों के सांद्रण परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। सांद्रण, सांद्रण का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, लीटर, और समय का होता है सेकंड या मिनट कह सकते हैं। तो अभिक्रिया दर का मात्रक क्या होगा? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये होता है इसका। अब अभिक्रिया की जो दर हो गई, ठीक है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं अभिक्रिया की दर को? तो अभिक्रिया की दर को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। एक तो है पहले जैसे अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता। अगर हम किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा दें तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि उनकी टक्करें बढ़ जाती हैं। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर टक्करें बढ़ जाती हैं, जिससे अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। दूसरे नंबर अभिक्रिया का ताप, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर जो अणु है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से अभिक्रिया की दर भी तीव्र हो जाती है। तीसरे नंबर है जैसे दाब। अगर हम दाब बढ़ा दें तो यदि अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो रही है तो उसका दाब बढ़ाने पर आयतन घट जाता है, आयतन कम हो जाता है, जिससे अणु पास पास में आ जाते हैं, उनकी टक्करें बढ़ जाती हैं, वो अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि अभिक्रिया में अभिकारक बारीक चूर्ण के रूप में है, पाउडर के रूप में, तो अभिक्रिया की दर तीव्र होती है, क्योंकि उनका इकाई क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है। फिर है अभिकारकों की क्रियाशीलता, अभिकारकों की क्रियाशीलता। क्रियाशीलता के बारे में एक स्टूडेंट ने कमेंट्स भी किया था कि क्रियाशीलता का अर्थ क्या होता है। क्रियाशीलता का अर्थ होता है दो चीजें होती हैं, एक निष्क्रिय एक क्रियाशील, यानी एक एक्टिव और एक पैसिव। क्रियाशीलता कहलाती है कोई चीज जैसे अपन ने खुली छोड़ दी, उसने वायु से, ऑक्सीजन से, जल से, अन्य चीजों से अगर वो क्रिया कर लेती है, वो चीज बदल जाती है, तो वो कहलाती है क्रियाशीलता। अगर वो नहीं बदलती है तो वो कहलाती है जैसे निष्क्रिय। जैसे सोना चांदी है, प्लेटिनम है, इन्हें वायु में खुला छोड़ दो, इन पर अम्ल, क्षार, लवण, जल में नमी, ऑक्सीजन किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करती, ये निष्क्रिय उत्कृष्ट धातु कहलाती है। इसके अलावा जैसे सोडियम है, सोडियम को वायु में छोड़ दो तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा, ठीक है। मैग्नीशियम को छोड़ दो, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा, वो धुआं धीरे धीरे, अगर जल डाल दो तो धुआं आने लगेगा, आग लग जाएगी। तो क्रियाशीलता का अर्थ होता है कोई चीज एक्टिव है, वो क्रियाशील नहीं है तो माने वो एक्टिव नहीं है, पैसिव है, निष्क्रिय है। अब एक्टिविटी भी अलग अलग होती है। क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ी है तुम लोगों ने 10th में, धातुओं की क्रियाशीलता। कुछ धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है, कुछ कम होती है, कुछ और कम, कुछ और कम, इस तरह से कुछ निष्क्रिय हो जाती है। तो क्रियाशीलता माने जो चीज अधिक से अधिक क्रिया करे, उसका अर्थ होता है, माने जो जिस पर वायु का, जल का, अन्य चीजों का प्रभाव पड़ जाए। तो अभिकारकों की क्रियाशीलता है, जैसे अगर अभिकारक अधिक क्रियाशील है तो तेजी से अभिक्रिया की दर होगी, उत्पाद जल्दी बनेगा। तो अगर वो कम क्रियाशील है तो अभिक्रिया की दर धीमी होगी। जैसे आयनिक यौगिक, अगर आयनिक यौगिक हैं अभिकारकों में तो उनकी अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। अगर सहसंयोजी है तो उनकी धीमी गति से होगी, क्योंकि सहसंयोजी यौगिकों में पहले पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। जबकि आयनिक यौगिकों में आयनों का आदान प्रदान होता है, विलयन में डालो, धनायन ऋणायन अलग होंगे, एक के धनायन दूसरे के ऋणायन को अपनी ओर खींचेंगे, तुरंत उत्पाद बन जाएगा, ठीक है। विकिरणों का प्रभाव, विकिरण भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में तेजी से होती हैं, जबकि अंधेरे में मंद गति से होती है।
तो इस तरह से ये कारक होते हैं जो अभिक्रिया की दर को कम या अधिक कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये अभिकारक हो गए। अब कोई भी अभिक्रिया है उसका अगर तुम्हें दर व्यंजक लिखना है कोई अभिक्रिया है, जैसे मान लो ए और बी अभिकारक है, जिस सी और डी उत्पाद बना रहे हैं, तो अगर हमें इसके लिए अभिक्रिया दर लिखना है तो अभिक्रिया दर लिखने के लिए डेल्टा ए का सक्रिय द्रव्यमान बटे डेल्टा टी, ठीक है, बराबर प्लस चिन्ह छिपाई रहता है डेल्टा बी का सक्रिय द्रव्यमान या मूलर सांद्रण बटे डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा सी का सक्रिय द्रव्यमान बटे डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा डी का सक्रिय द्रव्यमान बटे डेल्टा टी। क्या है इसके नियम? अभिकारकों या उत्पादों की मूलर सांद्रण को लिखा जाता है वर्गाकार कोष्ठक में, बड़े कोष्ठक में। सांद्रण में परिवर्तन के लिए आगे लगाया जाता है डेल्टा, ठीक है। अभिकारकों के आगे रहता है प्लस चिन्ह, उत्पादों के आगे रहता है माइनस का चिन्ह। समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता घटती, उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है, ठीक है। तो इधर इसमें माइनस लगा दिया जाता है। फिर समय के लिए टी लिखते हैं स्मॉल, और समय की परिवर्तन के लिए, समय अंतराल के लिए डेल्टा लगा देते हैं। अगर मान लो अभिकारकों की संख्या अगर एक से अधिक है, जैसे इधर 3 होते, मान लो इधर 2 होते, तो इस 2 को हम लिख देते इधर 1/2, ये संख्या नीचे लिख दी जाती। इसके इधर 1/3 यानी 3 नीचे लिख देते, हर में लिखी जाती है। अगर अभिकारकों या उत्पादों की संख्या 1 से अधिक है तो वो संख्या हर में लिखी जाती है। इस तरह लिखा जाता है दर। अभिक्रिया दर के लिए जो व्यंजक है वो इस तरह लिखा जाता है। नियम रहेंगे, उदाहरण को पढ़ करके तुम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जी इतनी चीजें तुम लोगों को देखना है। अब इसके थोड़े से सिंपल टाइप के सवाल भी हैं, वे सवाल थोड़े से औसत दर और ताक्षणिक दर और बता दें। जब हम पर्याप्त समय लेते हैं तो पर्याप्त समय लेकर के जब अभिक्रिया की वेग का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं अभिक्रिया की औसत दर। अभिक्रिया की औसत दर को हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के रूप में दर्शाते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और तात्क्षणिक या तात्कालिक दर जब बहुत कम समय लेकर, शून्य समय लेकर और अभिक्रिया की दर का अध्ययन किया जाता है तो उसे तात्क्षणिक या तात्कालिक दर कहते हैं। इसके लिए dx यूज किया जाता है, dx अपॉन dt ये होता है। ये यूज करना पड़ेगा, पर इसकी जरूरत पड़ेगी। बहुत लगभग शून्य समय, बहुत कम समय लेकर जब अभिक्रिया दर का अध्ययन करते हैं तो dx अपॉन dt, ठीक है। अब इसी के थोड़े से न्यूमेरिकल हैं जो सिंपल हैंगे, जो तुम लोगों को 1-2 लगे मिलेंगे, उनको अगर तुम लोग ठीक से पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएंगे, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। तो अभी इतना 4th यूनिट के लिए तैयार करो और ओके।